एवरीवन, वेलकम टू एवरग्रीन स्टडी। तो आज की वीडियो के अंदर हम बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री की बुक की यूनिट थर्ड का पार्ट 8 कंप्लीट करने वाले हैं। फाउंडेशन, एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ द मुगल स्टेट सेंचुरी 16 to 17। तो अभी तक हमने क्या कर लिया, यूनिट 3 के पार्ट 7 कंप्लीट कर लिए। हम यूनिट 3 का पार्ट 8 करने वाले हैं, जो कि हमारी यूनिट 3 का लास्ट पार्ट है, जिसके अंदर हम रीड करेंगे मनसबदारी सिस्टम और जहांगीरदारी सिस्टम। तो बेसिकली हम ये पार्ट है जो 8th पार्ट है, इसमें हम मनसबदारी और जहांगीरदारी सिस्टम को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मनसबदारी सिस्टम होता क्या था, मनसबदार क्या होते थे, पहले हम मनसबदार करेंगे फिर जहांगीरदारी इसी वीडियो के अंदर, ठीक है। तो पहले मैं आपको ब्रीफली हिंदी में बताती हूँ कि मनसबदार होते कौन थे। तो मनसबदार, तो मनसब क्या होता था, एक रैंक होती थी, एक पोजीशन। मनसब को एक रैंक बोला जाता है, रैंक। तो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी व्यक्ति है कुछ काम करता था, कोई भी, मतलब मिलिट्री से रिलेटेड हो सकता है, रेवेन्यू कलेक्ट से रिलेटेड हो सकता है, सोल्जर्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता था। मतलब कि जो एडमिनिस्ट्रेशन में काम करता है, एक ऑफिसर है, उसको रैंक दी जाती थी, मतलब एक मनसब, एक रैंक दी जाती थी। वो कितनी भी हो सकती थी। यदि वो अच्छा काम करता है तो उसकी रैंक ज़्यादा होती थी, यदि वो थोड़ा बहुत नीचे लेवल पे काम करता है तो उसकी रैंक है वो कम होती थी। समझ आ गया। मनसब क्या होता था, एक रैंक होती थी, जो जैसा काम करता था, मतलब कि वो अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छा काम कर रहा है, रेवेन्यू वगैरह अच्छा कलेक्ट कर रहा है, मुगल एम्पायर की बात मान रहा है, तो उसकी रैंक अच्छी होती थी। यदि वो मतलब थोड़ा ही काम कर रहा है तो उसको कम रैंक दी जाती थी। समझ आ गया। मनसब क्या होता था। अब मनसबदार क्या होता था, जिस व्यक्ति को ये पोस्ट दी गई है, जैसे कि एक रैंक दी गई है, जैसे 5000 रैंक सबसे ज़्यादा थी उस समय में, अकबर के टाइम पीरियड में, तो मान सिंह को दी गई थी। 5000 जो रैंक थी वो किसको दी गई थी, मान सिंह को दी गई थी, जो कि उस समय में सबसे ज़्यादा रैंक होती थी। तो उसको दी गई, तो मनसब दिया गया, एक रैंक थी 5000, तो उसको दिया गया, तो वो क्या कहलाएगा, मनसबदार कहलाएगा, ठीक है। अब मनसबदार सिस्टम समझ आ गया क्या है। अब इंग्लिश में रीड करते हैं, जिससे कि आपको और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आ जाए। मनसबदार वर्ग, जो मनसबदार होते थे, क्या होता था, जो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी ऑफिसर काम कर रहा है तो उसको मनसबदार, एक रैंक दी जाती थी। समझ आ गया। दोस्त नोबल हु ज्वाइंट, जो भी नोबल है, कोई भी व्यक्ति है जो ज्वाइन करता है मुगल सर्विस को, कोई ऑफिसर हो या फिर कोई भी नोबल हो, उसको क्या है, उस मतलब आप एक मुगल एम्पायर में काम करें तो आपको क्या दी जाएगी, मनसब दिया जाएगा। समझ आ गया। दी टर्म मनसबदार रेफर टू इंडिविजुअल हु होल्ड ए मनसब, एक रैंक होती थी। हर एक पर्टिकुलर जो इंसान है उसको एक रैंक दी जाती थी। ये आपकी रैंक, ये आपकी रैंक, ये आपकी रैंक, ये आपकी रैंक। ये नहीं है कि एक ग्रुप है, इस तुम्हारी ये रैंक, नहीं, हर एक इंडिविजुअल व्यक्ति को हर एक अलग अलग रैंक दी जाती थी, उसके काम के बलबूते पर, कि वो अच्छा काम कर रहा है या बुरा काम कर रहा है, ठीक है। दी मनसबदार वर अपॉइंट टू ऑल सिविल एंड मिलिट्री पोस्ट, जो मिलिट्री वगैरह में भी हो सकता था और सिविल में भी हो सकता था। तो क्या होता था, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में जस्ट लाइक कोई एक व्यक्ति है, सिविल अफेयर का काम कर रहा है या फिर कोई मिलिट्री का काम कर रहा है, तो मुगल एम्पायर जो भी बादशाह होते थे उस समय में, वो क्या करते थे, यदि वो सिविल का काम अच्छा कर रहा है तो उसकी रैंक बदल दी जाती थी मिलिट्री में। क्या पता वो बाद में जाके सिविल में, क्या है, सिविल काम में एक पर्टिकुलर जगह पर वो एक मिलिट्री कमांडर है अच्छा ऐसा काम कर रहा है, तो लोगों को इकट्ठा करने लग सकता है। तो क्या है, धीरे धीरे जो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी ऑफिसर, जो भी किंग होते थे, जो भी एम्परर होते थे, वो उनकी पोस्ट बदल दिया करते थे। क्यों कर दिया जाता था, क्योंकि क्या पता वो अपनी मिलिट्री वगैरह को स्ट्रोंग ना कर ले, हमारे खिलाफ लड़ने लग जाए, तो इसलिए क्या, उनकी जो उनका काम होता था, मिलिट्री से सिविल अफेयर, कुछ भी काम चेंज कर दिया जाता था, रिवेन्यू से कुछ भी कर दिया जाता था चेंज। और एक पर्टिकुलर व्यक्ति है, कोई भी एक जगह पर्टिकुलर है, उससे क्या रिवेन्यू इकट्ठा कर रहा है, तो उसको भी, उसकी भी, जैसे कि यहाँ एक पर्टिकुलर जगह है, यहाँ पर ये व्यक्ति है, ये रिवेन्यू इकट्ठा कर रहा है, लेकिन इसकी जो, इसको भी रिवेन्यू बोला जाता था, आप ये व्यक्ति, अब आप यहाँ से रिवेन्यू इकट्ठा करोगे, आप यहाँ से नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि लोग अब इसको जानने लगे, लोग इसकी तरफ आएंगे, अट्रैक्ट होंगे। तो क्या कर देते थे, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता था, जो एम्परर होते थे वो बहुत ज़्यादा चालाक होते थे, इनकी जो पोस्ट है, जो इनकी जो जगह है, वो बदल दिया जाता था, क्योंकि वो लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं और हमारे खिलाफ खड़े हो सकते हैं। इसलिए जो मनसबदार होते थे, उन पोस्ट होती वो कहीं और भी चेंज कर देते थे। अब हम रीड करेंगे मनसबदारी सिस्टम ओरिजिन। तो मनसबदार जो सिस्टम है, ये ओरिजिन, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, तो ये माना जाता है जब बाबर आए थे इंडिया में, तो वहाँ जब मुगल एम्पायर एस्टेब्लिश किया था बाबर के द्वारा, तब से क्या है, मनसबदारी सिस्टम स्टार्ट है। लेकिन उस समय में मनसबदार ना कहकर इसको क्या कहा जाता था, वज़फ़दार कहा जाता था।
क्या कहलाया जाता था, वज़फ़दार सिस्टम कहलाया जाता था, ठीक है। लेकिन जब मनसबदारी जो सिस्टम है कब मतलब हमारी नज़र में आने लगा, मनसबदार कब कहलाने लगा, जब मुग़ल एम्पायर के जो बादशाह अकबर बनते 5071 में, तो वो मनसबदारी सिस्टम है वो स्टार्ट करते हैं। लेकिन बाबर के तो बुक्स में मिलता है, लेकिन अकबर का हर जगह ये पता चलता है कि जो अकबर ने मनसबदारी सिस्टम स्टार्ट करवाया है। तो आप जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो जो एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मनसबदारी सिस्टम है किसने स्टार्ट करा, ये अकबर ने स्टार्ट करवाया था 5071 में। लेकिन ये माना जाता है कि बाबर ने भी स्टार्ट करवाया था, लेकिन इसका नाम अलग था। लेकिन जो इसका रियल माना जाता है स्टार्ट करवाने वाला, वो अकबर को माना जाता है। तो मिलिट्री और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में दिया जाता था, रिवेन्यू में दिया जाता था। लेकिन एक पोस्ट थी जो मुगल एम्पायर में जिसको मनसबदार नहीं दिया जाता था, मतलब मनसब नहीं दिया, एक रैंक नहीं दी जाती थी, वो था जुडिशरी, जो कानून वगैरह बनाते थे, जो मतलब जो कानून वगैरह की रक्षा करते थे, या फिर जो भी समाधान करते थे सिचुएशन का, लॉ वगैरह की रक्षा करते थे, उनको पोस्ट नहीं दी जाती थी। मुगल रूल नंबर्स ऑफ मनसबदार, तो उस समय में कितने मनसबदार होते थे, तो अकबर के टाइम पीरियड में जब अकबर ने स्टार्ट करवाया था तो अप्रोक्स ये माना जाता रहा कि 1800 मनसबदार होते थे। लेकिन औरंगजेब तक आते आते 14,500 मनसबदार हो चुके हैं। तो आप एक जगह है पर्टिकुलर, आप एक जगह पर उसको मनसब रखा है, एक पोस्ट रखी, एक रैंक दी, उसके आधार पर आपको पैसे देने पड़ेंगे उसको। यदि जितनी ज़्यादा रैंक उसको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, जिसकी कम रैंक तो कम। तो उस समय जो अकबर के टाइम पीरियड में कम है मनसबदार, तो थोड़ा बहुत पैसे दे दिया करते थे। लेकिन औरंगजेब के आते आते क्या है, उन्होंने जो मनसबदार की रैंक है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, बहुत ज़्यादा उनकी संख्या इंक्रीज हो गई थी, तो उनको पैसे भी उतने ही चाहिए होंगे हर एक व्यक्ति को। तो आप देखोगे डिक्लाइन, जब हम रीड करेंगे मनसबदार का डिक्लाइन किस तरीके से होता है, तब आपको और अच्छी तरीके से समझ आएगा, ठीक है। मनसबदार रिक्रूटमेंट, तो जो उनकी जो मनसबदार की जो भर्ती है, जो उनको लाता कौन था, किस प्रकार से वो चुने जाते थे, ठीक है। दी पावर टू रिक्लेंट एंड जो प्रमोट मनसबदार वो द हैंड ऑफ, ये किसके द्वारा होता था, मुगल एम्परर में जो बादशाह होते थे उनके द्वारा चुने जाते थे मनसबदार, ठीक है। यूजुअली जो मनसबदार होते थे जो थोड़े बहुत बेसिक जो काम करते थे उनको मीर बख्शी होते थे, जो उस समय में मिलिट्री कमांडर होते थे, वो चुनते थे, ठीक है। वैसे तो जो बड़े बड़े पोस्ट की जो रैंक होती थी वो मुगल एम्परर जो राजा होते थे वो करते थे, लेकिन जो मिलिट्री कमांडर है वो भी छोटी मोटी जो मनसबदार होते थे उनको नियुक्त करा करते थे, ठीक है। तो मुगल एम्पायर में जो मनसबदार होते थे इनमें ऑल रेसिस और रिलीजन के व्यक्ति है वो आ सकते थे, वो राजपूत भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, मुस्लिम हो सकते हैं, हिंदू हो सकते हैं, सभी लोग आते थे, ठीक है। ए पर्सन विश टू ज्वाइन, यदि कोई भी पर्सन है वो आना चाहता है मुगल एम्पायर में मनसबदार की रैंक से, यदि एक व्यक्ति है और वो साई घर से है लेकिन वो मुगल एम्पायर में एक सर्विस देना चाहता है, तो उसको सबसे पहले क्या देना पड़ता है, अकबर को या फिर कोई भी जो एम्पायर होगा उसको तावीज़ देना पड़ता है। तावीज़ एक भेंट होती है, ठीक है। तावीज़ वो जो पिटिशन प्रेजेंट बाय नोबल मैन, जो एक नोबल मैन प्रेजेंट करते थे, मतलब एक भेंट होती थी, लेके आते थे, तो वो देनी होती थी। और देन फिर बाद में जो राजा है वो उसको पोस्ट दिया करता था उसके हिसाब से। तो मनसबदार की रैंकिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर की रैंक किस तरीके से डिवाइड थी, तो जो मनसब एक अरेबिक लैंग्वेज वर्ड है जिसका मतलब होता है पोजीशन और रैंक। तो ये हायरार्की है कि मनसबदार 3 पार्ट्स में डिवाइड था, एक था अमीर, एक अमीर उल अल कबीर, एक अमीर ऑफ अमीर्स, ठीक है। तो अमीर क्या होती थी, जिसकी रैंक 1000 से कम होती थी उसको अमीर बोला जाता था, जिसकी 1000 से ऊपर होती थी लेकिन 5000 से नीचे होती थी अमीर उल कबीर कहलाया जाता था, जिसका मतलब ग्रेट कबीर होता था। और अमीर ऑफ अमीर किसे बोला जाता था, जिसकी 5000 रैंक होती थी, क्योंकि 5000 रैंक अकबर के टाइम पीरियड में बहुत सबसे ज़्यादा 5000 रैंक थी, ठीक है। लेकिन ये जो रैंक अकबर के टाइम पीरियड्स में बढ़ जाती है, तो मैंने बताया था अभी अभी आपको कि 5000 रैंक थी, बट क्या है वो रैंक थी वो 5000 तक ही थी बेसिकली जो दी जाती थी। किसी भी ला जो व्यक्ति था वो 7000 की जो रैंक दी गई थी उसको, वो थे अफजाल खान थे और एक थे मान सिंह थे। तो इन दोनों को 7000 रैंक दी गई थी, लेकिन 10,000 तक रैंक थी, हाईएस्ट रैंक थी, और सबसे जो लोवेस्ट थी वो 10 थी। ये याद रखना कि 5000 रैंक तक ही दी गई थी जो नॉर्मल थे लोग, लेकिन 2 व्यक्ति थे जिनको 7000 रैंक दी गई थी, वो थे एक अफजाल खान और एक थे मान सिंह। लेकिन उस समय में 10,000
रैंक तक होती थी, लेकिन 5,000 तो बेसिक लोगों तक दी जाती थी, और जो 7,000 दो ही व्यक्ति को दी गई, उससे ज़्यादा किसी व्यक्ति को पोस्ट नहीं दी गई थी, मतलब रैंक नहीं दी गई थी। 10,000 रैंक वैसे होती थी, और सबसे लोअर 10 होती थी, ठीक है। अब मनसबदार होते थे, उनका स्ट्रक्चर किस तरीके से था, ठीक है। तो जो पहले ना आते आते तो इस तरीके से था, जो मनसबदार होते थे उनकी इस तरीके से था कि एक ही रैंक होती थी। लेकिन कुछ समय के बाद जब क्या होता है, अकबर को ये लगता है कि जो मनसबदार, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना चाहिए। तो कुछ समय के बाद जो अकबर है, वो मनसबदार होते थे उनको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक होता था जाट और एक होता सवार। जैसे मैंने अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन जब करा था, आपको जाट और सवार करवाया था मैंने, लेकिन अभी बता देते जिसको आपको और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आ जाए, ठीक है। जाट क्या होता था, उस रैंक को क्या कहलाया जाता है, यदि कोई व्यक्ति है एक रिवेन्यू इकट्ठा कर रहा है, तो एक उसका पर्सनल काम है, तो उसके बलबूते पर रैंक दी जाती थी, उसको जाट बोला जाता था, ठीक है। दी इंडिकेट द पर्सनल रैंक होती, जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो काम करा उसके आधार पर उसको सैलरी दी जाती थी, उसको जाट बोला जाता था। और सवार बोला जाता था क्लेवरी जो रैंक होती थी, जो घुड़सवार को दी जाती थी वो रैंक सवार, ठीक है। और ये उस जो घुड़सवार होता था, जिसके पास जितनी ज़्यादा घोड़े, उसको उतनी ज़्यादा रैंक दी जाती थी, ठीक है। तो ये माना जाता था जिस भी घुड़सवार के पास बहुत ज़्यादा घोड़े होते थे, 2,000 से 3,000 तक, उसको सबसे ज़्यादा रैंक दी जाती थी। और ये 3,000 तक सबसे ज़्यादा जो क्लेवरी मैन होते थे, वो 3,000 घोड़े रखते थे, और उनको बहुत 5,000 तक रैंक दी जाती थी। 5,000 जो रैंक थी वो सबसे ज़्यादा होती थी। वैसे तो 10,000 थी, लेकिन 5,000 नॉर्मल्स के लिए होती थी, लेकिन 7,000 दो ही व्यक्ति को दी गई, उससे ज़्यादा किसी भी व्यक्ति को कोई भी रैंक नहीं दी गई है, याद रखना, ठीक है। एक अफजाल खान थे और एक मानसिंह थे, जिन्हें 7,000 रैंक मिली, और किसी भी और भी व्यक्ति को नहीं मिला, ठीक है। अब जो दी पोजीशन ऑफ मनसबदार हायरार्की डिपेंड ऑन जाट, जो जाट होते थे और जाट और सवार होते थे, इनकी भी रैंक डिवाइड कर रखी थी। जैसे मैंने मनसबदार की बताई थी ना, अलग अलग रैंक होती थी, जितने रखते थे उसके हिसाब से अमीर बोला जाता था, अमीर ऑफ अमीर्स बोला जाता, इस तरीके से था। उसी तरीके से जाट और सवार में भी जो रैंक थी इस प्रकार से डिवाइड थी। एक फर्स्ट क्लास मनसबदार होते थे, जिसके पास क्या होता था, मनसबदार हु हैड क्लासिफाइड एट फर्स्ट क्लास हैड इक्वल नंबर ऑफ सवार और जाट। यदि भी कोई भी व्यक्ति है उसके पास सवार भी है और जाट में, मतलब उसके पर्सनल रैंक के हिसाब से भी उसको सैलरी मिलती है, और सवार घुड़सवार रखने से भी मिलती है, तो उसकी जो रैंक होती थी वो इक्वल होते थे। उनके पास घोड़े भी उतने होते थे और उसके एडमिनिस्ट्रेशन में भी अच्छा काम कर रहा था, तो उस व्यक्ति को क्या बोला जाता, फर्स्ट क्लास मनसबदार बोला जाता था, जो कि बहुत अच्छा होता था। सेकेंड क्लास मनसबदार उसे बोला जाता था अंडर द क्लास व्हेन द नंबर ऑफ सवार इज इक्वल टू हाफ द नंबर ऑफ, जो कि हाफ होते थे, किससे, जाट से कम होते थे सवार, ठीक है, उन्हें बोला जाता था। थर्ड क्लास मनसबदार उन्हें बोला जाता था मनसबदार वर पुट इन क्लासिफिकेशन व्हेन द नंबर ऑफ सवार वाज लेस देन जाट, जो जाट से कम होते थे। ये सवार क्या होते थे, जाट से कम होते थे, ठीक है, उनको थर्ड क्लास बोला जाता था, ठीक है। तो इस प्रकार से जाट और जो सवार थे उनका क्लासिफिकेशन था, ठीक है। तो अब मनसबदार होते थे, उनकी सैलरी है वो किस तरीके से दी जाती थी। तो कुछ मनसबदारों की जो रैंक है, जो सैलरी है वो किस तरीके से दी जाती थी, कैश, पैसे के मतलब नगद होते पैसे, उसके हिसाब से दिया जाता था। और कुछ को क्या बोला जाता था, अब हम जहांगीरदारी सिस्टम करेंगे तो उसके अंदर आप अच्छी तरीके से समझ जाओगा। तो जो मनसबदारों को क्या है, कुछ जहांगीर दी जाती है। जहांगीर क्या होता है, एक ज़मीन का टुकड़ा, ऐसे ज़मीन का एक टुकड़ा है, मैंने एक मनसबदार है, मैं उसको एक पैसे नहीं दूंगी, मैं क्या करूँगी, उसको बोलूँगी ये एक जगह पर्टिकुलर, यहाँ से आप रिवेन्यू इकट्ठा करो, आप वहीं से अपना सैलरी वगैरह, आपको यहीं से आपका रिवेन्यू आएगा, वो आपको लेना है, वो आपकी क्या होगी, तनख्वाह होगी, ठीक है। तो ये बोला जाता था। तो मनसबदार की जो सैलरी होती थी वो कैश में दी जाती थी और लैंड में। यदि कुछ मनसबदार होती थी उनको कैश में सैलरी दी जाती थी, और कुछ मनसबदार होते थे जिन्हें लैंड दिया जाता था कि आप पर्टिकुलर ये जगह आप यहाँ से रेवेन्यू इकट्ठा करो और आपकी सैलरी भी यही होगी, ठीक है। मनसबदार जो सैलरी होती थी मनसबदार की, ये बेसिक उनकी रैंक पे डिपेंड करता था। यदि किसी व्यक्ति की रैंक बहुत ज़्यादा तो उसको सैलरी भी उतनी ज़्यादा मिलेगी, यदि किसी व्यक्ति की रैंक कम है, मनसब कम है, तो देन उसकी सैलरी भी कम होगी, ठीक है। मनसबदार हु रिसीव पेमेंट, जो यदि कोई भी व्यक्ति है वो पेमेंट लैंड दिया जाता था, जिसे जहांगीरदार बोला जाता था। तो जहांगीरदारी सिस्टम अब रीड करेंगे तो आपको और अच्छे समझ आ जाएगा, ठीक है। तो एक पीस ऑफ लैंड दिया जाता है, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जहांगीरदारी दी जाती थी कि एक पर्टिकुलर एरिया आप वहाँ से रेवेन्यू इकट्ठा करो, टैक्स इकट्ठा करो, वो आपकी सैलरी है। जो पेमेंट है वो कैश में ली जाती थी, उसे नगदी बोला जाता था, ठीक है। जिन व्यक्तियों को
मनसबदार जो व्यक्ति है उनको सैलरी है कैश दिया जाता था। ये लो आपकी कैश, ये आपका पैसे हैं, आपकी मनसब है जो आपके रैंक के हिसाब से आपके पैसे हैं, उनको नकदी बोला जाता था। यदि कोई व्यक्ति को लैंड ग्रांट दिया जाता था कि यहाँ पर आप खाओ और आपको जो भी करना है, यहाँ मैं आपकी सैलरी वगैरह रिवेन्यू इकट्ठा करो जितना आपको रिवेन्यू चाहिए, तो ये होता था हमारा जहांगीरदारी। ठीक है, तो मनसबदार को सैलरी दो तरीके से दी जाती थी, कैश और लैंड। यदि किसी व्यक्ति को कैश चाहिए तो कैश दिया जाता था और लैंड होता था लैंड दिया जाता था। ठीक है, दी पोस्ट ऑफ मनसबदार वॉज नॉट हेरिडिटी। तो ये होता था, हमने देखा जो राजा का बेटा ही राजा बनता था। यदि कोई व्यक्ति है उसकी रैंक है बहुत ज़्यादा, मतलब 5000 रैंक है किसी व्यक्ति की, तो ये नहीं है उनका जो बेटा होगा उसको भी 5000 रैंक मिलेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। उसकी बलबूते के अकॉर्डिंग ही क्या होगी, उसकी रैंक होगी आगे तय। तो ये हेरिडिटी रैंक नहीं होती थी। तो यदि कोई व्यक्ति है वो मिलिट्री में काम करता है, मनसबदार है कोई मिलिट्री में काम करता है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्लेवरी मैन, जो घुड़सवारों को अपने हॉर्स वगैरह मेंटेन करने होते थे। दी मनसबदार वर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग स्पेशल नंबर ऑफ हॉर्स और क्लेवरी मैन। तो ये अपने जो घोड़े को, जो घुड़सवार होते थे उनको सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका होती थी अपने घोड़े वगैरह को रक्षा करना। ठीक है, और ये भी होता था जो सवार होते थे, घुड़सवार होते थे, जैसे मैंने बताया इनकी जो सवार होते थे एक रैंक होती थी जो कि क्या होता था, जो घुड़सवारों को दी जाती थी क्योंकि वो घोड़ों को जितना रखते थे। तो आप ये सोचोगे यदि कोई व्यक्ति है, ये मानो ये मुगल एम्परर है पूरा, तो ये एक सवार है, ये एक सवार है, एक सवार, एक 3 व्यक्तियों की एक सवार मतलब रैंक है। ठीक है, तो इसके पास भी इतने घोड़े, इसके पास इतने घोड़े, ठीक है, इसके पास इतने हैं और इसके पास इतने हैं। ठीक है, तो ये समझो, तो इसकी रैंक क्या होगी, सबसे ज़्यादा इसकी होगी, फिर इसकी होगी और फिर इससे कम, सबसे कम इसकी होगी रैंक। ठीक है, तो ये होगा, तो इसको सबसे ज़्यादा मिलेगा। तो ये तो होता था जो सवार है जिसके पास घोड़े होंगे वो उतनी सैलरी रखेगा। तो ये व्यक्ति क्या करेगा, इसको भी दे सकता, अपने घोड़े दे सकता है ना कि अब तुम्हारा चेक होने के लिए आ रहा है, तुम में ये घोड़े ले, तुम्हारी और ज़्यादा सैलरी हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता था। जो सवार होते थे, जो एडमिनिस्ट्रेशन में एम्परर बहुत ज़्यादा जो चतुर होते थे, अकबर जैसे राजा होते थे बहुत चतुर होते थे, उन्हें पता था ये सवार होते थे इस तरीके की जो चलाके वो कर सकते हैं। तो क्या करते थे, जो एक दाग सिस्टम होता था, जो कि क्या करते थे, जो घोड़े वगैरह होते थे उनको दागा जाता था, मतलब कि जो सील वगैरह नहीं होती वो लगाई जाती थी। तो ये माना जाता था कि एक व्यक्ति है, ये सवार है, इसके इतने घोड़े हैं, तो इन पे ना एक जैसा स्टैंप लगेगा, इन पे एक जैसा, इनके एक जैसा, क्योंकि क्या पता कोई किसी का चुरा ना ले या फिर कोई ज़्यादा बढ़ाने के लिए किसी को मार दे। तो इस तरीके से होता था, मतलब को उनको दागा जाता था। ठीक है, ये थोड़ा आपकी बुक में नहीं था, मैंने आपको बता दिया, थोड़ा आप वो इस तरीके से लिख सकते हो। फॉल ऑफ मनसबदारी सिस्टम, तो मनसबदार जो सिस्टम था इसका फॉल, ये गिर गया। क्यों गिरा देखते हैं। अकबर के टाइम में जो रैंक थी, जो मनसबदार थे, ये 1803 थे, लेकिन औरंगजेब तक आते आते ये 4500 तक बढ़ गए थे। जो कि क्या था, एकदम से इतनी राइज, तो उनको पैसे कहाँ से मिलेंगे। पहले औरंगजेब पहले लड़ाइयों से जूझ रहा था, दक्कन में लोग नहीं जा रहे थे, दक्कन की पॉलिसी उसकी बेकार हो चुकी थी, और जो शिवाजी हैं वो उनके साथ रिवोल्ट करते जा रहे थे। उन्हें अलग अलग जो आर्मी 27 साल ही लगे बीजापुर, जो अहमदनगर और गोलकुंडा को जीतने के लिए, तो उनकी जो सारे पैसे तो उधर ही जा रहे थे, तो उनको पैसे कहाँ से देंगे, तो फॉल हो जाता, गिर जाता मनसबदारी सिस्टम। ठीक है, इन अकबर राइन, तो अकबर की राइन तक दे आर 29 मनसबदार विद, जो अकबर के टाइम पीरियड तक जो 29 जो मनसबदार होते थे जिनकी 5000 रैंक थी, बस खाली 5000 जो रैंक होती थी 29 लोगों की थी। लेकिन जो औरंगजेब तक आते आते 79 लोगों की, तो ज़्यादा पैसे, मैंने बताया था ना, जो कि 5000 जो रैंक होती थी, 5000 जो रैंक होती थी उसको बहुत ज़्यादा सैलरी दी जाती थी, तो उसमें 79 थी। तो उसके पास, औरंगजेब के पास खुद जो उनकी जो इकोनॉमी है पूरी लो हो चुकी थी, वो मनसबदार को पैसे कहाँ से देगा। तो क्या करते थे, जो लैंड की जो लैंड होता था, पर्टिकुलर जो फर्टिलाइज लैंड होती थी जहाँ पर जो फार्मर वगैरह खेती करते थे, उनको अपना आप हड़प लिया करते थे। तो इस प्रकार से जो मुगल के एडमिनिस्ट्रेशन की कोई बात ही नहीं मान रहा था, मुगल एम्परर की बात ही नहीं मान रहा था, इस तरीके से क्या होता है, जो मनसबदारी सिस्टम है वो गिरने लग जाता है। ठीक है, और मुगल एम्परर का भी एंड नज़दीक आ जाता है। ठीक है, द इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ मनसबदार ड्यूरिंग द राइन औरंगजेब लेड टू जहांगीरदारी, तो जहांगीरदारी होता था, जैसे मैंने बताया एक लैंड होता था, उसको अपने अंडर कर लिया करते थे। ठीक है, इन अकबर राइन, तो अकबर के राइन पे सभी लोग परफेक्ट तरीके से काम करते थे, वो सब कुछ सैलरी वगैरह अच्छी तरीके से। लेकिन जब क्या होता है, जब औरंगजेब का टाइम पीरियड होता है, तो लोग अपनी मनमानी करने लग जाते हैं, वो सैलरी वगैरह अपने अकॉर्डिंग ही बांटने लग जाते हैं।
दी जहांगीर इन द इनिशियल डे वर केयरफुली असाइन टू द रिवेन्यू वर रफली इक्वल टू द सैलरी ऑफ मनसबदार। तो जो औरंगजेब तक आते आते क्या हो जाता था, जो वो अकबर को पता था यदि मैं उनको पहले से ही क्या सैलरी ज़्यादा दे दूंगा तो क्या क्या पता ये अच्छा काम ना करे। तो उस तरीके से जो औरंगजेब तक आते आते उन्होंने क्या कर दिया था, मनसबदार ने ये बोल दिया था यदि हमारी 5,000 रैंक है तो आप मुझे 5,000 पैसे ही दोगे। तो उस समय में आपको पता है कि एक पैसे की भी कितनी कीमत होती थी, ठीक है। हाउ द लेटर स्टेज जो जहांगीर हो, जो शॉर्टेज ऑफ जहांगीर, जो लैंड ही जहांगीर एक जमीन के टुकड़ों को बोला जाता है और जहांगीरदारी जो इस व्यक्ति को दिया जाता है एक टुकड़ा, ठीक है। तो जहांगीर जो एक जमीन के टुकड़े की कमी पड़ गई थी, लोगों के बीच में क्या छीना झपटी होने लगी थी एक जहांगीर को लेकर, ठीक है। इन द औरंगजेब एरा, औरंगजेब के आने के टाइम पीरियड में क्या होता है, जो रिवेन्यू कलेक्ट होते हैं मनसबदार, यदि उनको यदि सैलरी नहीं दी जाती थी तो वो अपने आप को पूरा इंडिपेंडेंट घोषित कर लेते थे और बोलते थे कि ये लैंड अब मेरा होगा, आप मुझे सैलरी नहीं दे रहे हो तुम। अब हम जागीरदारी सिस्टम करते हैं। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जागीरदारी सिस्टम क्या होता था। एक मनसब होता था, एक व्यक्ति होता था, उसकी सैलरी है वो दो तरीके से दी जाती थी, एक होती थी कैश और एक जागीरदारी। तो जहांगीर से दी जाती थी, मतलब एक बेसिक एक ज़मीन का टुकड़ा होता था जिससे कि क्या होता था, उसको दिया जाता था कि आप इस पर्टिकुलर एरिया पे अपना खाओ और जो रिवेन्यू वगैरह इकट्ठा करना ये आपका लैंड है। और ये नहीं होता था कि मुगल एम्पायर में किसको बहुत बड़ा लैंड दे देते थे और उसकी जो रिवेन्यू वगैरह वो ज़्यादा उसकी कम रैंक है लेकिन बहुत बड़ा उसको लैंड का टुकड़ा दे दिया और वहाँ से आप वो रिवेन्यू इकट्ठा करोगे। मुगल एम्पायर बहुत ज़्यादा चतुर थे, वो क्या करते थे, वो जितना उसकी सैलरी जितनी उसकी रैंक होती थी उतना ही ज़मीन का टुकड़ा देते थे, ठीक है। अंडर द मुगल, तो मुगल एम्पायर के अंदर नोन है जो जहांगीर होती थी, जहांगीर एक ज़मीन के टुकड़े को बोला जाता था और जो इसको लेता था उसको जहांगीरदारी बोला जाता था, ठीक है। उस व्यक्ति को जहांगीरदार बोला जाता था। जो जहांगीरदारी जो सिस्टम होता था ये मनसबदार सिस्टम के अंदर हम रीड करके आए, जो कि अर्जस्ट अकबर द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो जो जहांगीरदारी सिस्टम है ये दो प्रकार के होते थे, अकबर राइन में ये दो प्रकार के होते थे, एक खालसा होता था और एक जहांगीर होता था। तो अकबर के टाइम पीरियड में खालसा उस लैंड को बोला जाता था जहाँ से जो रिवेन्यू है वो मंदिर वगैरह से, टेम्पल्स वगैरह से आ रहा होता है। तो वो उस रिवेन्यू को क्या करते थे, वो एडमिनिस्ट्रेशन के काम में लगाते थे, वो किसी को सैलरी नहीं देते थे। और जहांगीर क्या होती थी, जो मनसब को उसकी सैलरी दी जाती थी, ठीक है। द रिवेन्यू फ्रॉम द फर्स्ट वेंट टू इम्पीरियल ट्रेजरी, तो जो रिवेन्यू है वो क्या होता था, फर्स्ट हमने देखा कि जो रिवेन्यू होता था पहले कैश में इकट्ठा करते थे तो मुगल एम्पायर की ट्रेजरी में जाता था। लेकिन जब से जो लोगों को उन्होंने जहांगीर देनी स्टार्ट कर दिया, एक ज़मीन का टुकड़ा स्टार्ट कर दिया, तो किसके पास जाता है वो कैश अब किसके पास जाता है, जहांगीरदार के पास, क्योंकि वो उनको दिया तुमने। मनसब को क्या मनसबदार होते थे उनको दिया गया है एक ज़मीन का टुकड़ा, तो वो उनका होगा, ठीक है। ये अब वो नहीं हासिल कर सकते जो एम्पायर होते थे, ठीक है। मनसबदार होते थे, सैलरी होती थी, जाट और सवार होते थे, जिनके पास जितने सवार होते, जितने घुड़सवार होते थे उनको जितनी रैंक दी जाती थी। यदि उसके पास कैश में नहीं दिया जाता तो उसको जहांगीर दी जाती थी, ठीक है। और नगदी होती थी, ये हम रीड करके आए। जैसे कि आपका क्वेश्चन क्या आ जाता है कि जहांगीरदारी लिखो, ये नहीं है आपकी जहांगीरदारी सिस्टम ही लिखे, आपको थोड़ा बहुत मनसबदारी लिखे आना है क्योंकि ये रिलेटेड है दोनों आपस में, ठीक है। ड्यूरिंग द मुगल एम्पायर के अंदर जो जहांगीर टू खालिसा फ्लक्टेड होता था। तो क्या है, जो अकबर के राइन में जो खलीसा जो लैंड होती थी 5% रिवेन्यू होता था, लेकिन जो शाहजहाँ तक आते आते जो है वो 9 to 15% लैंड बढ़ गया था, मतलब रिवेन्यू जो टेम्पल्स वगैरह से लेते थे, ठीक है। देयर वर लॉट ऑफ स्ट्रेंथ ऑन द खलीसा एंड लेटर, तो औरंगजेब तक आते आते आपको पता है ना औरंगजेब ने टेम्पल्स वगैरह तुड़वाने स्टार्ट कर दिए थे। तो वो जो जहांगीर है वो क्या हो गया था, रोज़ बढ़ गया था, ठीक है। क्यों, क्योंकि अब जो जहांगीर करूर था, लोगों पे जानबूझ के रिवेन्यू ले रहा था, बिकॉज उसको पता है कि मैं अब क्या करूँगा, उसकी मिलिट्री वगैरह काम नहीं कर रही, अब वो पैसे कहाँ से लेके आएगा, तो ये यहाँ से लेता था, ठीक है। जहांगीर वर ऑल्सो मूव्ड फ्रॉम वन, जो जहांगीरदार होते थे एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते थे शॉर्ट पीरियड के लिए या लॉन्ग टाइम के पीरियड के लिए भी भेजे जा सकते थे। क्यों भेजे जाते थे, यदि मैंने बताया था कि जो मनसबदार होते थे इसकी जो सीटें चेंज करते रहते थे, अकबर या फिर कोई भी शाहजहाँ हो गए, औरंगजेब हो गए, कोई भी जो मुगल एम्पायर के जो एम्पायर होते थे वो एक जगह से दूसरी जगह भेजते थे ताकि वो क्या अपने अंडर ना कर ले उसको। फिर मैकेनिज्म होता था, जो लोकल रूट होती थी, जो कि जहांगीरदार लॉन्ग टर्म स्टेप, मतलब जो कोई व्यक्ति होता था उसको ये बोला जाता था कि आप थोड़े समय के लिए आप उधर चले जाओ, हम बाद में आपको यहाँ बुला लेंगे। तो इस तरीके से ट्रांसफ़र मैकेनिज्म भी होता था कि ट्रांसफ़र भी करते थे किसी व्यक्ति का, ठीक है। तो ये
जो शेप है जहांगीर होते थे, ये 4 वैरायटी में बांटा गया, इनको साइज होते थे। एक तो उनका जहांगीर होते थे जो एक सैलरी दी जाती थी, उसको बोला जाता था मुर्शिद जहांगीर। उसे बोला जाता है कुछ पर्टिकुलर कंडीशन है कि आप ये कर लो, आप हम बाद में आपको कैश सैलरी दे देंगे। तो इस तरीके से कुछ पर्टिकुलर कंडीशन होती थी, उसमें दिया जाता था जहांगीर। और एक वतन जहांगीर होती थी जो किसको दिया जाता था, जो राजा वगैरह होते थे, किसी को दान में वैसे दिया जाता था, ठीक है। अलतंगा जहांगीर, अलतंगा जहांगीर है जो मुस्लिम नोबिलिटी को दिया जाता था उनके बर्थ प्लेस वगैरह पे, ठीक है, मतलब उनके होमलैंड पे दिया जाता था। बेसिकली जो मुस्लिम व्यक्ति होते थे उनको वहाँ की जहांगीर दी जाती थी। तो जहांगीरदारी क्राइसिस कैसे, मतलब उसका डिक्लाइन किस तरीके से होता है, तो हमने देख लिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो औरंगजेब भी डिपेंड करता है, क्योंकि वो अपना क्या कर रहा था, वो लड़ाई में 27 साल तक उसी लड़ाई में रहा, दक्कन के जीतने की कोशिश में, जिससे कि क्या होता है वो स्कैरसिटी आ जाती है वहाँ पर। को सभी लोग क्या अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर लेते हैं, वो लैंड वगैरह में लड़ाई चल जाती है, ठीक है। जो जहांगीरदारी क्राइसिस है, ये लैंड और जहांगीर के बीच में लड़ाई हो गई थी, स्कैरसिटी लैंड की कमी हो गई थी औरंगजेब के टाइम पीरियड में ही, ठीक है। दिस रिड्यूस एडमिनिस्ट्रेशन इम्प्रेंट क्राउन वाज अनेबल टू फंड, तो वो वॉर वगैरह में ज़्यादा फंड लगा रहे थे, जिससे कि जो जहांगीर जो मनसब होते थे उनकी रैंक नहीं मिल पाती थी, उनकी सैलरी नहीं मिल पाती थी उनको। तो वो क्या करते थे, ठीक है तुम हमें सैलरी मत दो, हम आपका जो जहांगीर है मतलब एक ज़मीन का टुकड़ा वो अपने पास ही रखेंगे और अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर लेंगे। तो इस जो क्राउन है वो पे नहीं कर पाया, तो वो अपने आप को वो कर लेते थे, जहांगीर अपनी बना लेते थे। तो इस प्रकार से क्या होता था, रिड्यूस हो रहा था, मुगल एम्पायर भी ख़त्म होने के कगार पे है इसकी वजह से, ठीक है। अबाउट 4/5 पार्ट ऑफ द मुगल एम्पायर वॉज अंडर ऑफ द हैंड ऑफ मनसबदार जहांगीर। तो ये किसके आ गए थे उस समय में, जो 1% 5 में से 1% जहांगीर दिया जाता था, अब 4/5 हो गया। मतलब कि जो आधे से ज़्यादा लोगों ने क्या कर लिया है, ठीक है तुम हमें सैलरी मत दो, अब हम क्या करेंगे अपना ले लेंगे। तो 4/5%, तो 5 में से जो 4 हिस्से में जो लोग थे उन्होंने क्या करा, ठीक है हम अब जहांगीर लेंगे, तो हमें सैलरी मत दो, हम ये करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से करने लगे थे। यह इनकम जो इनकम थी अब नहीं हो रही थी, तो उन्होंने क्या कर दिया, अपनी सैलरी जहांगीर से लेंगे, और इस प्रकार से डिक्लाइन हो गया हमारा जहांगीरदारी सिस्टम, ठीक है। 18th सेंचुरी तक आते आगे जो जहांगीरदारी सिस्टम है वो सोसाइटी सरप्लस हो गया, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति है, आप वहाँ पर काम कर रहे हो, एक पीजेंट हो और आप अच्छी तरीके से काम कर रहे हो, और वहाँ पर किसको बोला जाए आप यहाँ से हट जाओ क्योंकि अब ये मेरा हो गया, क्योंकि आपके जो राजा वगैरह नहीं दे रहे रिवेन्यू, तो अब ये लैंड मेरी, तो आपको कितना बुरा लगेगा। तो इस तरीके से आपको हटाया जा रहा था, और इस प्रकार से जो लोग हैं अपने अंडर वो जंग कर रहे थे, तो इस तरीके से कर लिया था इन द केस। तो इससे क्या होगा, जो लोअर जो क्लास है उसको सफ़र करना पड़ेगा ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपने तो लैंड ले लिया, लेकिन जो काम कर रहा है उस पर उसको तो वो करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी लैंड है वो, क्राउन जो राजा वगैरह की भी नहीं है। तो इस तरीके से जो नीचे लो लेवल पर थे उनकी क्या हो गए, वो नहीं खेती करेंगे क्योंकि वो लैंड आपने ले लिया, और वो खेती नहीं करेंगे तो कहाँ से रिवेन्यू लोगे तुम, कहाँ से सैलरी आएगी उस ज़मीन से। तो इस प्रकार से जो जहांगीरदारी सिस्टम से नहीं रिवेन्यू हो पाया और नहीं कुछ हो पाया, इस वजह से जो डिक्लाइन हो जाता है जहांगीरदारी क्राइसिस, ठीक है। तो दक्कन वॉर मैंने बताया जो 27 साल तक चला, जिसमें जो रिवेन्यू इनकम है वो पे नहीं कर पाया औरंगजेब, इस प्रकार से डिक्लाइन होता है हमारा जहांगीरदारी सिस्टम। तो बेसिकली एक ही लाइन है, आपको अलग अलग तरीके से बताई गई है, लेकिन इतना आपको बस याद रखना है कि किस तरीके से अलग अलग बातें बोली गई हैं। दिस जहांगीरदारी रिजल्ट इन अगली रिवेलरी फॉर कंट्रोल ऑफ द फर्टिलाइज। तो ज़्यादातर जो लोग थे किसके लिए लड़ाई करने लगे, जो फर्टिलाइज लैंड थी। तो जो बहादुर शाह जफर है, जब 1712 में उनकी मृत्यु हो जाती है, तो जो लाइफस्टाइल होता है वो लड़ाई में लो रैंकिंग ऑफिसर्स होते हैं वो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर लेते हैं, ठीक है। जहांगीरदारी जो क्राइसिस है, एग्रीकल्चर जो रिवेन्यू है जहाँ पर मिलता था लोगों ने, अब मैंने बताया थोड़ी देर पहले, वो अपने ही अंडर कर लेंगे, तो रिवेन्यू कहाँ से जनरेट होगा, नहीं होगा। तो डोमेस्टिक एंड फॉरेन, जो पहले जो डोमेस्टिक बाहर जो सामान भेजा जाता था फॉरेन कंट्रीज़ में, वो भी बंद हो गया, और इससे इकोनॉमी का वो डाउन हो गई है, और इस प्रकार से जो मुगल एम्पायर भी एंड हो जाता है और जहांगीरदारी और मनसबदारी सिस्टम भी एंड हो जाता है। तो ये हमारी वीडियो यहीं खत्म होती है, और हमारे चैप्टर भी। इफ़ यू लाइक अवर वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। यदि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।